हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 17। बिफोर दैट वन इंस्ट्रक्शन। अब तक तो आपको आदत पड़ गई होगी इंस्ट्रक्शंस की। आप बाकी इंस्ट्रक्शंस आपको याद है, सिर्फ आप इतना याद रखें कि इस लेक्चर को आप 1.5 की स्पीड में सुने अगर आप रिवीजन पर्पज से इसे देख रहे हैं। अदरवाइज 1.25 विल ऑल्सो डू, या फिर आप इसे नॉर्मल स्पीड से भी सुन सकते हैं। तो आज बात करते हैं आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17, इससे पहले एक बैकग्राउंड जानते हैं आर्टिकल 17 का। नॉट एज सच आर्टिकल 17 का, बट एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम का। और वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है अनटचेबिलिटी, वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है डिस्क्रिमिनेशन। और अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन जैसी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सिर्फ हिंदुस्तान की सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड में भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। 1863 में अब्राहम लिंकन एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, एक अमेंडमेंट लेके आते हैं अपनी संसद में, जिसको हम जानते हैं 13th अमेंडमेंट के नाम से। और ये बहुत ही फेमस अमेंडमेंट है, और इसी अमेंडमेंट को इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या था इसमें? इसमें था कि हर व्यक्ति, दैट ऑल पर्सन्स हेल्ड एज स्लेव्स। तो बेसिकली इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो है, ये एंड ऑफ स्लेवरी के बारे में बात कर रहा है। और अब्राहम लिंकन का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, जो ये है दैट इफ स्लेवरी इज नॉट रॉन्ग तो नथिंग इज रॉन्ग। अगर स्लेवरी गलत नहीं है संसार में, तो सब कुछ सही है, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू हिम दैट ऑल पर्सन्स हेल्ड एज स्लेव्स आर एंड henceforth शैल बी फ्री। यानी 13th अमेंडमेंट बात करता है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के बारे में, जो कि स्लेवरी के बारे में बात करता है, जो कि स्लेव्स को फ्री करने के बारे में बात करता है। और अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, इफ स्लेवरी इज नॉट रॉन्ग देन नथिंग इज रॉन्ग। इस संसार में कुछ भी गलत नहीं है। तो ये एक हमें आइडिया लगता है कि हम स्लेवरी की बात करें या अनटचेबिलिटी की बात करें, दीज आर दी फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो हमारी सोसाइटी में होते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ भारत की सोसाइटी में नहीं होता, बल्कि आपको दूसरे समाज में, दूसरी सोसाइटी में भी देखने को मिलता है। तो इसी से मिलता जुलता, इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि इससे वर्स्ट फॉर्म में हमको जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, दैट इज अनटचेबिलिटी, दैट इज छुआछूत जिसे कहते हैं, या अस्पृश्यता जिसको कहते हैं। और इसी के बारे में बात करता है आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17। सो आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। व्हाट एग्जैक्टली इट सेज? इट सेज दैट अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड इन इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के बारे में बात करता है। इन एनी फॉर्म, किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी को हम एबॉलिश करेंगे, राइट। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी। ना सिर्फ हम अनटचेबिलिटी को बैन करेंगे, बल्कि इसके द्वारा, इसकी वजह से कोई भी किसी भी तरह की डिसेबिलिटी अगर जो है वो पिक्चर में आती है, अगर किसी व्यक्ति को डिसेबल करती है, तो उसको भी बैन किया जाएगा। ना सिर्फ बैन किया जाएगा, बट इट शैल बी कंसीडर्ड एज एन पनिशेबल ऑफेंस अकॉर्डिंग विथ लॉ। तो यहाँ पे आपको 3 कीवर्ड देखने हैं। पहला देखना है कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के बारे में बात हो रही है, और हम उस अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के बारे में बात कर रहे हैं जो किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी होती है, राइट। यानी अगर आप किसी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो दैट विल ऑल्सो कम अंडर अनटचेबिलिटी। अगर आप किसी के साथ अपना सीट शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो उसको भी अनटचेबिलिटी कहा जाएगा। यानी किसी भी तरह का जो फॉर एग्जांपल, जैसे आप मंदिर में जाने से किसी को रोक रहे हैं, तो दैट विल ऑल्सो कम अंडर द एम्बिट ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इस तरह की सारी अनटचेबिलिटीज़ को बैन करने के बारे में, और इस तरह की सोच की, इस तरह की प्रैक्टिस से की वजह से अगर कोई व्यक्ति डिसेबल हो रहा है किसी काम को करने के लिए, तो उस तरह की अनटचेबिलिटी को भी बैन करने के बारे में आर्टिकल 17 बात करता है। न सिर्फ बैन करने के बारे में बात करता है, बल्कि ये भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है, तो देन दैट पर्सन शैल बी पनिशेबल। उस व्यक्ति को जो है पनिश किया जाएगा। कैसे पनिश किया जाएगा? लॉ के हिसाब से पनिश किया जाएगा, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम आर्टिकल 17 की बात करें, तो आर्टिकल 17 हाउएवर टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी, बट इट डू नॉट डिफाइन अनटचेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। तो आर्टिकल 17 की कोई भी अनटचेबिलिटी की कोई भी डेफिनेशन आपको आर्टिकल 17 में देखने को नहीं मिलती है। तो कहाँ से हमको पता चलता है आर्टिकल 17 में क्या लिखा है, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन
ऑफ आर्टिकल 17 कि हम किस तरह की अनटचेबिलिटी के बारे में बात करें, क्योंकि देखो अनटचेबिलिटी अलग अलग तरीके से हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एक अनहाइजीनिक पर्सन है जो फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हैं, वो आपके आसपास आके बैठ जाता है, तो अगर आप उसे वहाँ उठने के लिए कहते हैं तो क्या उसको आर्टिकल 17 के एम्बिट में लाया जाएगा? आंसर इज नो, नहीं, क्योंकि आपका एक जेन्युइन रीज़न है, एक रीजनेबल रीज़न है कि आप उस व्यक्ति को अपने से दूर होने के लिए कह रहे हैं, राइट। अगर कोई व्यक्ति है जो कि कम्युनिकेबल डिजीजेस को के फैलने के चांसेस बढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल करंट सिनेरियो में अगर हम कोरोना की बात करें, तो आप किसी व्यक्ति को अपने घर के अंदर आने से मना कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या वो व्यक्ति आपके ऊपर अनटचेबिलिटी का केस कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट। लेकिन ये बातें आर्टिकल 17 में क्लियर नहीं थी, तो ये जब नहीं क्लियर है तो इसको कौन क्लियर करेगा? ऑब्वियसली इसको क्लियर करेगी आपकी भारत की जुडिशरी, राइट, और जुडिशरी इसको क्लियर करती है। तो पहला आता है आपका जयसिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और दूसरा आता है आपका देवराज एंड पी पद्मना केस, राइट। आपको केस के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इनकेस अगर आपका लॉ ऑप्शन है या पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शन है यूपीएससी में, तो थोड़ा सा एक हैवी वेटेज आपको मिल जाता है आपके आंसर्स में, आधा एक नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बट आप ना भी याद रखें तो भी चलेगा। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होता है आर्टिकल 17 का, और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के बाद क्या बात निकल के सामने आती है, दैट आर्टिकल 17 जिस अनटचेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है ओनली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी का जिक्र किया गया है, दैट अनटचेबिलिटी इज कन्फाइंड टू कास्ट, राइट, जिसमें केवल कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात हो रही है, ठीक। अब आर्टिकल 17 को एलोबरेट करते हैं और आर्टिकल 17 के एम्बिट को जानते हैं। तो आर्टिकल 17 में आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं। पहला है आर्टिकल 17 जो है किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी को बैन करेगा, प्रोहिबिट करेगा, यानी किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी विल बी प्रोहिबिटेड। तो एक तो ये काम हो गया कि आपको अनटचेबिलिटी वो करने नहीं देगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल ढीठ आदमी हैं और आप उसके बाद भी अनटचेबिलिटी करते हैं तो क्या करेगा? आपको पनिश करेगा। तो दो काम हो गए, पहला काम है फॉरबिड करना यानी आपको रोकना, और दूसरा काम है कि अगर आप नहीं रुकते हैं तो आपको पनिश करना। पनिश कैसे करेगा? अकॉर्डिंग टू लॉ, तो कानून के द्वारा, कानून के जरिए आपको पनिश किया जाएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट आया समझ में? अब जो ये लॉ है ना, जिस लॉ की हम बात कर रहे हैं, जिस कानून के तहत आपको पनिश करने के बारे में बात हो रही है, वो कहाँ से बनाया जाएगा, उसको कौन बनाएगा, तो उसके लिए पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। हमने पहले भी देखा था कि आपके पार्ट 3 में यानी फंडामेंटल राइट्स में, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक जाते हैं, इनमें हमने देखा था कि इसमें अगर इनको इम्प्लीमेंट अगर करना है, राइट, इनके लिए अगर लॉ बनाना है तो लॉ कौन बनाएगा? तो लॉ बनाएगा आपका पार्लियामेंट, ठीक है। यानी पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर लॉ बनाना है तो वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा लिखा है आर्टिकल 35 में, ठीक। तो पार्ट 3 में जितनी भी आपके आर्टिकल हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए या उनसे रिलेटेड लॉ बनाने के लिए आर्टिकल 35 पावर देता है पार्लियामेंट को, ठीक। तो अब पार्लियामेंट को मिल गई पावर, और जब पार्लियामेंट को पावर मिलेगी तो वो क्या करेगा? वो कानून बनाएगा। तो क्या किया उसने कानून बनाया। कौन सा कानून बनाया? उसने बनाया अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। तो पहली बार आपको अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग एक कानून देखने को मिलता है, एक लॉ देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1955। लेकिन इसमें जो प्रावधान थे, इसमें जो प्रोविजंस थे, उनसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं लोग और डिमांड करते हैं और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट की और ज़्यादा कड़े कानूनों की डिमांड करेंगे। और 1965 में एक कमिटी बैठती है, कमिटी ऑन अनटचेबिलिटी, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो 1965 में एक कमेटी को बिठाया जाएगा, एक हाई लेवल कमेटी बैठेगी जिसको कहा जाता है कमेटी ऑन अनटचेबिलिटी, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। और उसके बाद ये कुछ प्रावधान निकाल के देते हैं। तो कुछ तो प्रोविजंस आपके यहाँ पर हो गए प्रोविजंस 1, और कुछ प्रोविजंस आपके यहाँ पर हो गए प्रोविजंस 2, ठीक। उसके बाद 1976 में क्या होता है, 1955 के एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, इसके अलावा कमिटी की जो सिफारिशें थी, कमिटी की जो रिकमेंडेशंस थी,
उनको जोड़ दिया जाता है। और उसके बाद आपका जो अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 है उसको उसका नया नाम रख दिया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955, और उसमें कुछ नए प्रावधानों को जोड़ दिया जाता है। तो इसको इस तरीके से समझो, सबसे पहले आपका आया, ठीक है, इसको सीक्वेंस से समझ सकते हैं, ठीक ठीक। तो समझो आर्टिकल 17, ठीक। तो आर्टिकल 17 दो चीजें कर रहा था। पहला, वो आपको प्रोहिबिट कर रहा था कि भैया आप जो है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। तो अगर आप नहीं मान रहे हैं तो फिर क्या करेगा, आपको पनिश करेगा, ठीक। पनिश कैसे करेगा, पनिश करेगा लॉ के हिसाब से, जाहिर सी बात है, राइट, कानून के हिसाब से आपको पनिश करेगा। फिर हमने देखा था कि पार्ट 3 में, यानी आपके फंडामेंटल राइट्स में, यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी कानून बनाना है तो आर्टिकल 35 क्या बोलता है, आर्टिकल 35 बोलता है कि वो कानून कौन बनाएगा, वो कानून बनाएगा आपका, ये क्या आ गया, यूपीएससी मटेरियल प्रीलिम्स, ओके ठीक है, नोटिफिकेशन, आर्टिकल 35 वो कानून कौन बनाएगा, वो बनाएगा आपका पार्लियामेंट, राइट, ठीक। तो अब पार्लियामेंट को कानून बनाने का राइट मिला, तो कानून बनाया पार्लियामेंट ने, और पार्लियामेंट ने जो है वो क्या बनाया कानून 1955 का, ठीक है, जिसमें वो क्या कर रहा है, वो आपका जो है अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट कर रहा है, राइट। उसके बाद इससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं और 1965 में कमेटी का गठन किया जाता है, ठीक, 1965 में कमेटी बनेगी और कमेटी क्या करेगी, कुछ और प्रोविजंस देगी, 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल, ठीक है। और ऐसे ही आपके 1955 में कुछ प्रोविजंस थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इन सारे प्रोविजंस को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, इन सारे प्रोविजंस को ऐड कर दिया जाएगा और जो आपके कानून का नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1955 उसको चेंज कर दिया जाएगा और उसको नया नाम दिया जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ऑफ 1955, ठीक। तो ये आप समझो। अब आगे क्या होगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 में कुछ नई चीजों को ऐड कर दिया जाता है और मोटा माटी उसके ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रोविजंस आपको देखने को मिलते हैं। पहला, अगर कोई क्राइम हो रहा है शेड्यूल कास्ट के खिलाफ तो वो कंसीडर किया जाएगा नॉन कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि ये वो क्राइम होंगे जिनके लिए जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, यानी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट आपका नहीं होगा, ठीक। तो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, राइट। दूसरा है इन्हेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट, यानी ये जो नया कानून निकल के आया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जो निकल के आया, इसमें पनिशमेंट्स को बढ़ा दिया गया। इसके अलावा इसमें पनिशमेंट पब्लिक सर्वेंट के लिए भी रखी गई, उन पब्लिक सर्वेंट्स के लिए जो कि अपनी ड्यूटी को ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है और वो एसडीएम साहब के पास गया मिलने के लिए और उसने कंप्लेन किया और एसडीएम साहब ने उसकी कंप्लेन को अनसुना कर दिया या उस कंप्लेन के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं किया, राइट, उसमें इंक्वायरी नहीं बिठाई, तो कहीं ना कहीं पब्लिक सर्वेंट के ऊपर भी केस किया जा सकता है, राइट। प्लेस ऑफ वर्शिप में अगर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो आपके ऊपर लगेगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, राइट। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि वो पूरी की पूरी कम्युनिटी के ऊपर फाइन लगा सकता है। अगर किसी गांव में, किसी शहर में अगर ऐसा है कि पूरी कम्युनिटी जो है अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रही है तो पूरी कम्युनिटी के ऊपर जो है कलेक्टिव फाइन लगाने का प्रावधान भी आपको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में देखने को मिलता है। उसके बाद एक केस आता है, पीआईएल डाली जाती है, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसमें ये पिक्चर क्लियर होती है दैट आर्टिकल 15 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 17 ये दोनों के दोनों जो है ना सिर्फ ये आपके स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है बल्कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं।
तो आर्टिकल 17 न सिर्फ स्टेट को रोकेगा किसी तरह की अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करने से, बल्कि ये इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी रोकता है। और 15(2) तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फिर एक इंटरेस्टिंग केस आता है अप्पा बालू इंगले वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, और यहाँ पर वो फिर से इस बात को इंश्योर करता है कि जिस अनटचेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं वो अनटचेबिलिटी आपकी कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी है, और वही अनटचेबिलिटी आपकी रिलीजन बेस्ड अनटचेबिलिटी है। अगर आप हाइजीन की वजह से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आर्टिकल 17 वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी करते हैं, रिलीजन बेस्ड अनटचेबिलिटी करते हैं, तब आपके ऊपर ये केस किया जा सकता है, राइट। तो दिस इज इट फॉर दिस कानून आर्टिकल 17। और इसी से मिलता जुलता एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कानून है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एंड करंट अफेयर्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ऑलरेडी आ भी चुका है एग्जाम में, तो इसके ऊपर अब हम बात करेंगे, ठीक। सो इसका पूरा नाम है द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989, ठीक। क्या कहता है ये कहता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के खिलाफ जो एट्रोसिटीज यानी जो अत्याचार जो हो रहे हैं उनको बचाने के लिए, और जो उनके खिलाफ अत्याचार करते हैं उनको पनिश करने के लिए इस एक्ट को 1989 में बनाया था, राइट। इसमें आपको स्पेशल कोर्ट का प्रावधान देखने को मिलता है, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर इस तरह के केसेस होते हैं तो इस तरह के केसेस को हैंडल करने के लिए, उनकी सुनवाई करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया जाएगा, ठीक। इसके अलावा इसमें न सिर्फ पनिश किया जाएगा, बल्कि जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उसको रिलीफ और रिहैबिलिटेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। इसके अलावा इसका अगर आप ऑब्जेक्टिव देखो तो ऑब्जेक्टिव था ताकि जो आपके शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है, जो कई सालों से, इनफैक्ट हजारों सालों से जिन्हें दबाया कुचला जा रहा है, उनका सोशल अपलिफ्टमेंट किया जा सके, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा अगर इनके खिलाफ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं तो इनको जो है रिलीफ और रिहैबिलिटेशन भी प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा इसमें और भी प्रावधान है, जैसे पनिशमेंट फॉर पब्लिक सर्वेंट। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि इनकेस आप एसडीएम साहब के पास जाते हैं और एसडीएम साहब जो है आपकी सुनवाई नहीं करते हैं, यानी अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो उनको भी पनिशमेंट देने का प्रावधान है। तो वो जो प्रावधान है वो आपको 1989 के SC/ST एक्ट में भी देखने को मिलता है। बट यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आप एसडीएम साहब के पास जाते हैं, राइट, आप शेड्यूल कास्ट से हैं, आप उनके पास जाते हैं और वो जनरल कास्ट हैं फॉर एग्जांपल, राइट, या फिर वो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो अगर वो तब नेग्लिजेंस करते हैं तो उनके ऊपर केस किया जा सकता है, ठीक है। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये कि आप शेड्यूल कास्ट से हैं और आप एसडीएम साहब के पास गए और एसडीएम साहब जो हैं वो खुद शेड्यूल कास्ट से हैं, और तब अगर वो किसी तरह का नेग्लिजेंस करते हैं तब आपके ऊपर SC/ST एक्ट नहीं लगेगा, आपके ऊपर मतलब एसडीएम साहब के ऊपर नहीं लगेगा। तो आपको याद ये रखना है कि ये केवल और केवल किसके ऊपर लगाया जा सकता है, नॉन SC/ST बैकग्राउंड के लोगों के ऊपर लगाया जा सकता है। अगर दो व्यक्ति हैं और दोनों ही SC/ST से हैं और फिर वो एक दूसरे के ऊपर केस करना चाहते हैं SC/ST एक्ट, तो वो नहीं किया जाएगा। ये केस केवल और केवल उन लोगों के ऊपर किया जाएगा जो कि SC/ST कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं। इसके अलावा इसमें भी आपको एंटीसिपेटरी बेल का नहीं मिलने का प्रावधान है, राइट। तो एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये हो गया कि आप एंटीसिपेट कर रहे हैं कि इन पर्टिकुलर केस आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो आप कोर्ट में जाके एंटीसिपेटरी बेल जो है ले सकते हैं। बट अगर आपके ऊपर ये वाले चार्जेस लगते हैं, SC/ST एक्ट 1989 लगता है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी एलिजिबल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक और प्रावधान दिया गया है कि सरकार अगर चाहे तो एट्रोसिटी प्रोन जोन्स को भी आइडेंटिफाई कर सकती है कि ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है या फिर ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस हो रहे हैं, तो उस एरिया को, उस जोन को जो है एट्रोसिटी प्रोन जोन्स भी डिक्लेयर किया जा सकता है। और ये जो एक्ट है यानी SC/ST एक्ट है, ये इसकी नोडल एजेंसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, राइट। सो जो मैंने आपको बताया दैट इट इज़ स्ट्रिक्टली मेंट फॉर SC/ST कम्युनिटी, ठीक है। SC/ST कम्युनिटी के लिए बना है और जनरल कम्युनिटी जो है उसके ऊपर ये लगेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट।
तो SC/ST कम्युनिटी है कौन सी? तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 366 और क्लॉज 24, और ST के लिए है आर्टिकल 366 क्लॉज 25। क्या लिखा है इसमें? इसमें कुछ क्राइटेरियाज दिए हैं और उसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 366 क्लॉज 24 में जो हम SC शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, या आर्टिकल 366 क्लॉज 25 में जो हम ST शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो वाली SC और ST कम्युनिटीज होंगी जिनको प्रेसिडेंट ने आइडेंटिफाई किया होगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो शेड्यूल कास्ट होती है, शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं, उनकी जो लिस्ट तैयार होती है, कौन सी कास्ट शेड्यूल कास्ट कंसीडर की जाएगी, कौन सी ट्राइब शेड्यूल ट्राइब कंसीडर की जाएगी, उसका फैसला कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक, तो जब किसी कास्ट को शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में डाला जाता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट यूज करते हैं आर्टिकल 341, और जब किसी शेड्यूल ट्राइब को डाला जाता है तो आर्टिकल 342। हालांकि आपका SC/ST दोनों 366 में है, लेकिन जब प्रेसिडेंट की हम पावर की बात करेंगे कि वो जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट तैयार करने की जो पावर है वो किसके पास है? वो प्रेसिडेंट के पास है। और जब वो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट तैयार करते हैं तो आर्टिकल 341 का इस्तेमाल करते हैं, और जब वो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट तैयार करते हैं तो 342 का इस्तेमाल करते हैं। और SC के लिए जो आर्टिकल है दैट इज 366 क्लॉज 24, और ST के लिए जो आर्टिकल है दैट इज 366 क्लॉज 25। इनमें ये लिखा है कि ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटीज हैं, इसमें उन कम्युनिटीज को माना जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा जो कि प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 341 के जरिए डाले हैं शेड्यूल कास्ट में और 342 के जरिए डाले हैं शेड्यूल ट्राइब में। ठीक, फिर 3 बातें आपको याद रखनी है। ये जो SC/ST एक्ट 1989 है, इसमें अगर आपके ऊपर केस होता है तो पहला ये नॉन बेलेबल है, यानी इसमें जमानत का प्रावधान नहीं होता है। राइट, आपके ऊपर अगर केस हो गया तो आपको जमानत नहीं मिलेगी, इट इज़ अ नॉन बेलेबल क्राइम। दूसरा, इट इज़ कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मतलब आपको यानी पुलिस को आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं है, यू कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। राइट, नॉन कंपाउंडेबल, इसका मतलब किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता। कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट से सेटल हो जाते हैं। ये एक ऐसा केस है जो कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट से नहीं, इसमें किसी तरह का समझौता होगा। अगर एक बार आपके ऊपर केस हो गया तो फिर जुडिशियल इंक्वायरी ही इसकी की जाएगी और आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट इसमें नहीं कर सकते, किसी तरह का कोई समझौता नहीं इसमें किया जा सकता। इसके अलावा इसी में कुछ अमेंडमेंट होते हैं, यानी 1989 का जो एक्ट होता है इसमें अमेंडमेंट होते हैं 2015 में, और बहुत सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है और कानूनों को और ज़्यादा कड़ा बना दिया जाता है। जैसे अगर आप किसी की सर मुंडवा देते हैं, राइट, आपने कई बार देखा होगा गांव देहातों में, खासतौर से यूट्यूब में आपको देखने को मिलता है, न्यूज़ में देखने को मिलता है कि कोई पिछड़ी जाति का कोई व्यक्ति था, उसके बाल काट दिए जाते हैं, उसको गंजा कर दिया जाता है, उसकी मूछें काट दी जाती हैं, तो इसको भी कंसिडर किया जाएगा। राइट, तो अगर आप ये भी करते हैं तो इसमें भी आपके ऊपर 1989 का SC/ST एक्ट लगाया जा सकता है। अगर आपने किसी SC/ST व्यक्ति को चप्पल या जूतों की मालाएं अगर पहनाई, राइट, तो तब भी आपके ऊपर ये एक्ट लगेगा। अगर आपने किसी को डिनाई किया इरीगेशन फैसिलिटीज़ तो भी आपके ऊपर ये एक्ट लगेगा। फॉरेस्ट राइट से अगर आपने डिनाई किया, आपके ऊपर एक्ट लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर आपने किसी को फोर्स किया कि वो ह्यूमन या फिर एनिमल कार्केसेस, यानी जो डेड बॉडीज़ होती हैं, फिकल मैटर्स वगैरह, यानी कोई भी ऐसा काम जो आपको जिसे करने के लिए आपको फोर्स किया जा रहा है, अगर वो आपसे करवाया जाता है तो भी आपके ऊपर ये केस लगाया जा सकता है। देवदासी प्रथा एक प्रथा हुआ करती थी जिसमें जो दलित समाज की जो लड़कियां थीं उनको गॉड को ऑफर कर दिया जाता था। ठीक है, तो वो जीवन भर जो है देवदासी बन के रहा करती थी। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं इनको भी SC/ST एक्ट में डाल दिया गया है। अगर आप किसी को गाली देते हैं जाति के नाम पर तो आपको जो है SC/ST एक्ट लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप किसी का सोशल इकोनॉमिक बॉयकॉट करते हैं तो भी आपके ऊपर जो है ये एक्ट लगाया जाएगा। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अगर होता है तो रेप केस तो होगा ही होगा। जो आपके जो आपके IPC के सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, वो तो लगेगी ही आपके ऊपर। इसके अलावा आपके ऊपर SC/ST एक्ट भी लगेगा 1989 वाला। वेरी इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट में एक और बात की गई है कि स्पेशल कोर्ट तो बनी रहे, राइट, तो ये कोशिश की जाएगी कि 2 महीने के अंदर ये ट्रायल को पूरा कर दिया जाए। तो दीज आर सर्टेन अमेंडमेंट जो कि 2015 में जोड़ दिए गए थे आपके SC/ST एक्ट ऑफ 1989 में। ठीक,
अब ये न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक केस आता है जुडिशरी में, और वो केस था सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस केस में जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि SC/ST एक्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा वन साइडेड एक्ट है और इसको दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है। तो जब ये इंक्वायरी होती है, जब ये केस होता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है नई गाइडलाइंस के साथ निकल के आता है। सुप्रीम कोर्ट किन गाइडलाइंस के साथ आता है? पहला, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है दैट देयर शुड बी अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एट द लेवल ऑफ DSP। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट लगा रहा है तो सीधे उसको जेल में डालने से पहले एक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लेवल की एक इंक्वायरी हो जाए, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो जाए, राइट। तो आपको FIR करने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोलता है। तो दिस वाज वन ऑफ द गाइडलाइंस बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और ये लॉजिकल भी है यार। देखो सीधी सी बात है, एक आदमी है A और एक आदमी है B, ठीक है। दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेके झगड़ा होता है। B आपका शेड्यूल कास्ट से है, A आपका अनरिजर्व कैटेगरी से है, जनरल कास्ट से है, ठीक है। अब मैटर उनके पास कुछ और है, लड़ाई करने का मैटर कुछ और है, लेकिन ये जो B व्यक्ति है ये गया आपके पुलिस स्टेशन में और इसने लगा दिया SC/ST एक्ट उसके ऊपर, राइट। तो ये तो एक्ट ही बहुत खतरनाक है। तो पुलिस आएगी और बिना किसी वारंट के A को पकड़ लेगी। इसमें कोई इंक्वायरी का भी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का भी कोई प्रोविज़न नहीं है, जमानत का भी कोई प्रोविज़न नहीं है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट का भी कोई प्रोविज़न नहीं है। तो A की तो पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बिफोर अरेस्टिंग पर्सन A आप एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर लो एट द लेवल ऑफ DSP, ठीक। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था या दूसरी गाइडलाइन क्या थी सुप्रीम कोर्ट की? उनका ये कहना है कि एंटीसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए। अभी हमने देखा SC/ST एक्ट में लिखा था कि एंटीसिपेटरी बेल का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लग रहे हैं उस व्यक्ति को जो है एंटीसिपेटरी बेल मिलने का एक राइट है। हाँ, लेकिन अगर प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया यानी पहली बार देखने पर ऐसा लगता है और इनफ एविडेंसेस अवेलेबल हैं कि उस व्यक्ति ने वो क्राइम किया है, तो फिर उसको नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अगर वो अप्लाई करे तो उसका अधिकार उसे मिलनी चाहिए, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा उसने बोला कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए बिना उस व्यक्ति से पूछे हुए जिसने उसे अपॉइंट किया है। अब इसको समझो, मैंने आपको बताया कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट शेड्यूल कास्ट से है, एक जनरल कास्ट से है, ठीक। तो शेड्यूल कास्ट वाला अगर किसी तरह का नेग्लिजेंस करता है तो कानून के हिसाब से उसके ऊपर तो केस होगा ही नहीं, लेकिन अगर जनरल वाला करता है तो कानून के हिसाब से उसके ऊपर केस होगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं, आपने अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ किसी तरह की कोई एक्टिविटी करनी है या उसको अरेस्ट करना है या FIR करना है तो आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? उस अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा जिसने उसको अपॉइंट किया होगा। तो मोटा मोटी ये 3 गाइडलाइंस हैं जो दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब हम प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989 पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव हम ये होना चाहिए था कि हम कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसे पढ़ रहे हैं तो वो वन साइडेड हो रहा है, और क्योंकि वो वन साइडेड हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो कास्टिज्म है, राइट, जो जाति व्यवस्था है, उसको हम हमेशा हमेशा के लिए अमर बना रहे हैं। उसे हम क्या कर रहे हैं? उसे हम परपेचुएट कर रहे हैं, राइट। क्योंकि इससे क्या होगा, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में खाई क्रिएट होगी, राइट। एक एलिमेंट ऑफ डाउट रहेगा, एक मिसट्रस्ट रहेगा, एक हेट्रेड की भावना रहेगी। तो कहीं ना कहीं हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और कहीं ना कहीं ये डिसीजन रूल ऑफ लॉ को भी फॉलो करता है। लेकिन एज ऑलवेज पॉलिटिक्स एंटर करती है, और पॉलिटिक्स क्या करती है? पॉलिटिक्स एक नया कानून लेके आती है, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, राइट। क्योंकि देखो SC/ST जो है ना, ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और बहुत बड़ा वोट बैंक है। और मुझे याद है जब ये डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे जिन्होंने इसको काफ़ी अलग तरीके से मिस इंटरप्रेट किया था, इसको बहुत गलत तरीके से मिस कम्युनिकेट किया था। और जो हमारी SC/ST कम्युनिटी है उन्होंने भी इस मैसेज को किसी और तरीके से लिया था, और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव जो है रिस्पॉन्स आया था।
तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने इस वोट बैंक को नहीं मिस करना चाहती थी, एंड दैट इज द रीजन टू सेटिस्फाई देम, टू पैसिफाई देम, इमीडिएटली जो है गवर्नमेंट एक नए कानून के साथ आती है, एक नए संशोधन के साथ आती है, अमेंडमेंट एक्ट के साथ आती है, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। क्या रहता है इसमें? 3 नए कानून इसमें जोड़ दिए जाते हैं, प्रावधान जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। 3 नए इसमें क्लॉजेस जोड़ दिए जाते हैं। पहला, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की किसी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दैट देयर शुड बी अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एट द लेवल ऑफ DSP। यहाँ पे क्या बोला कि आपको किसी तरह की इंक्वायरी की प्रीलिमिनरी बड़ा टंग ट्विस्टर है ओके ठीक है, सबके साथ होता है। सो किसी भी तरह की प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक ठीक। उसके बाद दूसरा, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दैट वुड नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा उसने क्या बोला, जो यहाँ पे हमने देखा दूसरी गाइडलाइन थी, क्या थी कि आपको जो है अप्रूवल की ज़रूरत है। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को अरेस्ट कर रहे हो तो आपको उस अथॉरिटी से अप्रूवल की ज़रूरत है जिसने उसको अपॉइंट किया हो। लेकिन कानून बना के इस वाले पॉइंट को भी चेंज कर दिया इन्होंने, बोला कि आपको तो ज़रूरत है ही नहीं इस तरह की, ठीक है, आप नहीं करेंगे, ठीक। इसके अलावा क्या बोलता है, इसके अलावा ये बोलता है कि भाई एंटीसिपेटरी बेल वाले प्रावधान को भी ये कैंसिल कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि एंटीसिपेटरी बेल मिलना चाहिए, तो इसको भी ये चेंज कर देते हैं कि नहीं, एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं देंगे हम आपको। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी आपके जो 3 सजेशन दिए थे, नॉट सजेशन बट 3 गाइडलाइंस दी थी, उनको ओवर रूल कर देता है आपका लेजिस्लेचर, कानून बना के उनको ओवर रूल कर देता है। और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती हैं, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी तो उनको दलित विरोधी पार्टी टैग कर दिया जाएगा, राइट। और कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को कोई भी मिस नहीं करना चाहता है, कोई भी उसको नहीं छोड़ना चाहता है, ठीक है। तो ये सारा इसमें पॉलिटिक्स होती है। और फाइनल अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द करंट स्टेटस, तो दिस इज द करंट स्टेटस। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 में जो बातें लिखी हैं, ये आपका करंट स्टेटस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया था उसको ओवर रूल कर दिया गया बाय द लेजिस्लेचर, बाय द गवर्नमेंट, राइट। एंड दिस इज इट फॉर टुडे। और मुझे उम्मीद है आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया हो। आई वेंट बियॉन्ड लक्ष्मीकांत, मैं लक्ष्मीकांत से थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ और आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट दे रहा हूँ ताकि आप अपने आंसर्स को बेहतर तरीके से लिख सकें और इन सारे मुद्दों को और भी अच्छे से समझ सकें। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।